नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services and that is free of cost। अब हम आगे बढ़ते हैं 22 की क्लॉज थर्ड बढ़ते हैं। देखिए तो सेक्शन ध्यान रखना, सेक्शन 21 और 22 को हम एक साथ पढ़ रहे हैं। अभी हमने 21 कंप्लीट नहीं किया था, लेकिन 21 का थोड़ा सा एग्जांपल देके मैंने 22 पर लेकर आया ताकि आप समझो कि लिस्ट हम पढ़ क्यों रहे हैं। ये पहले जानना जरूरी है कि डिपेंडेंट की कैटेगरी में हम आ रहे नहीं आ रहे। जो जो डिपेंडेंट की कैटेगरी में आएंगे वही 22 का बेनिफिट ले पाएंगे। तो अब पढ़ते हैं 22 क्लॉज थर्ड। The liability of each person who takes the estate shall be in proportion to the value of share or part of the estate taken by him or her, है ना। The liability of each of the persons who takes the estate, है ना। अब मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है जो देवू थे वो थोड़े एडवांस ज्यादा थे, वो एक उनके पास चंद्रमुखी नंबर 1 थी, चंद्रमुखी 2 भी हो सकती थी और चंद्रमुखी 3 भी थी। अब 3 लोगों पे चली गई मान लीजिए। द प्रॉपर्टी वॉज गिफ्टेड टू 3 पर्सन्स, तो ये भी हो सकता है। तो इनकी लायबिलिटी जो होगी दैट विल बी इन प्रोपोर्शन टू द एस्टेट दे आर इनहेरिटिंग। जिस प्रोपोर्शन में इनको वो प्रॉपर्टी मिली है उसी प्रोपोर्शन में इनके ऊपर मेंटेनेंस की लायबिलिटी को फिक्स किया जाएगा। तो ये हुआ प्रोपोर्शनेट का प्रिंसिपल, सेक्शन 22 क्लॉज थर्ड में है। ये कर लेंगे आप, है ना, बताइए। तो ये हुआ आपका जनरल सेक्शन 21 22। यहां तक समझ में आ गया हो तो फिर मैं अगले स्टेज पर लेके जाऊं इस लेक्चर को। कम ऑन, यहां पे मैं दोबारा समझाता हूं। सपोज कीजिए देयर इज अ डिपेंडेंट हुज मेंटेनेंस अमाउंट इज 10,000 rupees per month. Got it? And these are 3 persons, A1, A2 and A3. These 3 persons inherited the property of deceased. मृतक की संपत्ति इन 3 लोगों को मिली, A1, A2, A3 को। Then this amount will be divided between A1, A2 and 3. They will, ऐसा नहीं कि 10,000 तीनों मिलकर देंगे, ये तीनों मिलकर के इनको जितनी संपत्ति मिली, सपोज कीजिए 1 लाख की प्रॉपर्टी थी, 1 लाख में से 10,000 की मिले। अगले पेज पे लिखता हूं, A1 got out of 1 lakh, A1 got 50,000, A2 got 30,000, A3 got 20,000। देन उनको जो 10,000 रुपीज का मेंटेनेंस देना है तो प्रोपोर्शनल देना पड़ेगा, बिकॉज ही गॉट बिगर चंक ऑफ द प्रॉपर्टी। ही विल हैव टू कंट्रीब्यूट एज पर हिज शेयर, दैट इज अबाउट 5,000। A2 will have to contribute according to his share and A3 will have to contribute according to his share and total amount will be 10,000 rupees. तो here they are contributing to the maintenance as per their share। जितना शेयर है उसके प्रोपोर्शन में ये शेयर देंगे उसको। दिस इज व्हाट सेक्शन 22 क्लॉज थर्ड। बोलो हाँ या ना, ठीक है। नाउ आई एम टेकिंग बैक यू ऑल ऑफ यू टू सेक्शन 21। यहां से स्टार्ट किया था, देन आई स्विच टू सेक्शन 22 ताकि आप डिपेंडेंट्स की वैल्यू समझें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई हु आर द डिपेंडेंट्स एंड सेक्शन 21 डिफाइंस देम कि हु आर द डिपेंडेंट्स। डिपेंडेंट्स आर द पर्सन हु कैन क्लेम मेंटेनेंस एंड दिस इज इन दैट कैटेगरी। फर्स्ट इज व्हाट फादर, सेकंड वाज मदर एंड थर्ड इज विडो। लेकिन विडो कब तक? सो लॉन्ग शी डज नॉट रीमैरी। देवू डाइड, Paro becomes widow, but now she marries to someone, Devu 2 को मैरी कर लेती है, देन शी विल नॉट बी द
शी विल नॉट बी कंसिडर्ड एज विडो बिकॉज उन्होंने अब अपनी शादी कर ली है, रीमैरी कर ली है. तो शी कैन बी, विडो कैन बी कंसिडर्ड टू बी डिपेंडेंट ओनली टिल शी डजंट रीमैरी. कर लेंगे आप लोग. नाउ कम टू दी हिज और हर सन. अब देखिए कौन कौन से कितने प्रकार के पुत्रों की श्रेणी आ गई, इसको देख लीजिए. नंबर 1 है सन. सन, हिज और हर सन और द सन ऑफ हिज प्रीडिसीज्ड सन. नंबर 2 कैटेगरी, ये हुआ बेटा, ये हुआ पोता, बेटे का बेटा, मृतक पुत्र का पुत्र. और द सन ऑफ प्रीडिसीज्ड सन ऑफ हिज प्रीडिसीज्ड सन, इसे कहते हैं पर पोता. ठीक, तो ये परपोता भी डिपेंडेंट हो सकता है, पोता भी डिपेंडेंट हो सकता है, बेटा भी. तो ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन, ये हो गई थर्ड जनरेशन. ठीक है, ये फादर, ये हो गया ग्रैंडफादर और ये हो गया ग्रेट ग्रैंडफादर. अभी डिपेंडेंट की श्रेणी में आ गया. लेकिन क्या है, सो लॉन्ग ही इज ए माइनर, सो लॉन्ग ही इज ए माइनर. तो यहीं का ध्यान रखना. इन दिस केस, सन के केस में तो बेटा हो, पोता हो, परपोता हो, है ना. बेटा, पोता, परपोता, जब तक वो माइनर है, वो क्या कहला सकता है, डिपेंडेंट कहला सकता है. लेकिन आगे की बात समझिए, केवल बेटा, हाँ जी कौन हो, ये बेटा हूं, मृतक का बेटा हूं. कौन हो तुम, मृतक का पोता हूं. कौन हो तुम, मृतक का परपोता हूं. सही है, मैं डिपेंडेंट हूं, मुझे मेंटेनेंस दो, सेक्शन 22 में दो. ठीक है, अभी रह जा. उम्र कितनी है तेरी, 19 साल, बाहर निकल, यू आर नॉट माइनर. 17 साल, आ जा, विल कंसिडर. ठीक, 21 साल, बाहर चल. तो पहली लिमिटेशन हो गई आपकी कौन सी साहब, माइनर. तो सिंपली इफ यू आर सन, सिंपली इफ यू आर son of son, if or simply if you are son of son, that does not make you dependent, you must be minor. तो this is minor son, minor बेटा, minor पोता, minor परपोता. लेकिन अगला जो प्रोविजो है ये बहुत इंटरेस्टिंग है पढ़ने के लिए, और मजे लेके पढ़ो इसको. क्या कहता है देखो उसको, रीड इट. Provided and to the extent he is unable to obtain maintenance in case of grandson, पोते के केस में, from his father or mother's estate, from his father's or mother's estate, पोता अपनी पिता या माता की संपदा से नहीं ले पा रहा है मेंटेनेंस. समझे. अब समझिए क्या है, बहुत ध्यान से समझना. अब देवू जो है मर गया, समझे, ऐसा समझ लेते हैं. देवू का ट्री बनाते हैं, फैमिली ट्री. सो लेट्स मेक द ट्री, फैमिली ट्री ऑफ देवू इन द लाइन ऑफ सन्स ओनली राइट नाउ. सो ही इज देवू, he was having a son S1 एंड इसका एक बेटा हुआ SS और इसका एक बेटा हुआ SS. तो ये क्या हुआ, देवू का पोता, और ये क्या हुआ, परपोता. ठीक, ये बेटा हुआ. तो 3 डिपेंडेंट क्या थे, ये भी डिपेंडेंट कैटेगरी में आता है, ये भी डिपेंडेंट कैटेगरी में आता है, ये भी डिपेंडेंट कैटेगरी में आता है. ठीक है. अब ये समझिए, इसकी बात चल रही, पोते की बात चल रही है. तो जाहिर बात है पोते के फादर भी होंगे, यानी कि S1 था इसका फादर, और इसकी मदर मान लीजिए M1 थी. ठीक, और इसकी एज मान लेते हैं पोते की 17, और देवू हो चुके हैं डेड, परलोक सुधार चुके हैं, और इनकी एस्टेट किसके पास है, चंद्रमुखी के पास है, CM के पास में है. और इसके पास कैसे गई है, देवू ने लिखी थी विल के द्वारा चंद्रमुखी के पास गई थी. मैं रिपीट कर देता हूं. एक फैमिली है जिसमें एक महाशय है, उनका नाम है देवू. उनका एक बेटा हुआ S1 का एक पुत्र हुआ SS, और उसका भी एक पुत्र हुआ SSS. ठीक,
देवु स्वर्ग सुधार चुके हैं, लेकिन स्वर्ग जाने से पहले, स्वर्ग या नरक कुछ मान लीजिए, वो एक अपनी विल बनाकर गए हैं। विल के द्वारा उन्होंने अपनी संपूर्ण संपत्ति दे दी है चंद्रमुखी को। सेक्शन 22 क्लॉज 2 ये कहता है कि जो प्रॉपर्टी देगा, जिसको प्रॉपर्टी मिलेगी, हमारे एग्जाम्पल में मिली है चंद्रमुखी को, यही पे करेंगी मेंटेनेंस। मेंटेनेंस यही पे करेगी। मेंटेनेंस यही पे करेंगी। अब चंद्रमुखी को पेमेंट करनी है मेंटेनेंस की, तो इनको देखना है हु आर डिपेंडेंट्स। डिपेंडेंट कौन कौन है, और डिपेंडेंट की श्रेणी में आके खड़ा हो गया, पहले आ गया फर्स्ट कैटेगरी में आ गया एस, यानी कि देवू का पोता, ग्रैंड सन ऑफ देवू। ही क्लेम्स कि आई एम डिपेंडेंट, and now Chandramukhi will see that whether she is dependent as per section 21 clause 4th में डिपेंडेंट है या नहीं है। अब यहां तक की कहानी समझ में आपको आई नहीं आई, पहले ही बताइए कि मैंने 2 बार इसको बताया इस कहानी को कि एग्जैक्टली क्या है। तो अब जो व्यक्ति है जिसको प्रॉपर्टी मिली है, एस्टेट मिली है, उसको मेंटेनेंस क्लेम करा जा रहा है। नाउ इट विल बी सीन जो मेंटेनेंस क्लेम कर रहा है व्यक्ति वो डिपेंडेंट की श्रेणी में है या नहीं है। तो वो क्या कह रहा है कि मैं साहब डिसीज्ड का क्या हूं, मैं हूं पोता, ग्रैंडसन हूं। तो अच्छा, तो उसके लिए आप कौन सी कैटेगरी में आएंगे, 21 क्लॉज 4 की कैटेगरी में, कि वहां के जो रूल्स हैं, जो कंडीशंस हैं, उसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता, ये देखा जाएगा। नाउ अब ये देखा जाएगा सब व्हेन ही कैन बी कंसिडर्ड टू बी द डिपेंडेंट। नंबर 1, ही इज ग्रैंडसन। वेरी गुड, ये बात समझ में आती है, यानी कि इसके फादर और इसके फादर की डेथ हो चुकी है, ध्यान रखना। अब ये होना चाहिए, पहली कैटेगरी है ही शुड बी ए माइनर। देखिए क्या है 21 की क्लॉज 1 में क्या था, ही इज द सन ऑफ हिज प्री डिसीज्ड सन। बेटा, मृत बेटे का बेटा है, ये पोता है, एंड सो लॉन्ग एज ही इज ए माइनर। तो इसमें तो क्वेश्चन है ही नहीं, पर पोता तो है, बट ही इज ए माइनर, ये कैटेगरी फिक्स हो गई। लेकिन जो प्रोविजो है ये देखना पड़ेगा। इन केस ऑफ ग्रैंडसन, चिंतामणि के लीगल एडवाइजर हैं शशांक शेखर द ग्रेट। अब चिंतामणि कह रहा हूं, चंद्रमुखी ने कहा कि यार ये तो ग्रैंडसन तो है ही है, इसमें तो डाउट ही नहीं है, ग्रैंडसन है और माइनर भी है। शशांक ने कहा मैडम चिंता मत करो, कि प्रोविजो पढ़ो पहले, प्रोविजो क्या कहता है। इससे ये पूछो वेदर ही वॉज एबल, भाई हम तो दादा की प्रॉपर्टी मिली ना आपको, इसके पिताजी की प्रॉपर्टी कहां गई, इसके मां की प्रॉपर्टी से मेंटेनेंस मिल सकता है नहीं मिल सकता इसको। अब यहां पर गेम घूम गया, ये देखा जाएगा कि उसके पिताजी यानी कि फादर, हिज फादर्स और मदर्स एस्टेट, जो क्लेम कर रहा है पोता, उसके पिताजी यानी कि देवू के बेटे की, है ना, उनकी प्रॉपर्टी से, उनकी एस्टेट से इसको मेंटेनेंस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तभी इसको डिपेंडेंट माना जाएगा। जस्ट बिकॉज ही इज ए ग्रैंडसन, he cannot claim himself to be dependent. We will have to see whether he is getting any maintenance out of the property of his father or mother. अगर मेंटेनेंस मिल रहा है to full extent, if he is able to obtain maintenance from father's property, from mother's property, then he will not be considered as dependent, and then he will not get anything as per section 22. Come on everyone, बात समझ में आई आपको। Provided and to the extent that he is unable to obtain maintenance in case of grandson from his father's or mother's estate. तो just because he is a grandson of the deceased, just because he is a minor, he does not become dependent
In addition to that, you will have to prove that he is not able to get maintenance from his father's or mother's estate, कि उसके पिताजी ने भी कुछ नहीं छोड़ा है, यानी कि जो एसएस थे हमारे उसमें है ना S1, यानी कि S1 ने भी कुछ नहीं छोड़ा इसके लिए, इसकी माँ ने भी कुछ नहीं छोड़ा इसके लिए, ना अपने माँ से मिल सकता ना पापा की प्रॉपर्टी से मिल सकता, इसीलिए दादाजी की प्रॉपर्टी से मेंटेनेंस मांग रहा है ये। तो पहले इंसान अपने माँ पिताजी की प्रॉपर्टी से देखता है कि नहीं है, और फिर देखेगा वो अपने दादाजी की तरफ को देखेगा। बोलो हाँ है ना। और सेम रूल हो जाएगा ग्रेट ग्रैंडसन। ग्रेट ग्रैंडसन में यानी कि परपोते को, तो परपोता है माइनर है, अच्छी बात है। तो पहले देखो इसकी पिताजी अपने पिताजी की प्रॉपर्टी से अपनी माताजी की प्रॉपर्टी से मिल रहा है, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। अपने दादा या दादी की प्रॉपर्टी से मिल रहा है मेंटेनेंस, या नहीं मिल रहा, नहीं तो फिर परदादा की प्रॉपर्टी चंद्रमुखी को मिली है, चंद्रमुखी को फिर मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो ये हुआ इसका तरीका कि कब उसको बेटे को मेंटेनेंस डिपेंडेंट माना जाएगा, कब पोते को डिपेंडेंट माना जाएगा, और कब परपोते को डिपेंडेंट माना जाएगा। माइनर के साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि क्या वो अन्य सोर्सेज से जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं उनसे मेंटेनेंस ले सकता है या नहीं ले सकता है। दोबारा समझाता हूँ इस इशू को, शायद पूरी तरह समझ में नहीं आया तो दूसरे तरीके से समझिए आप। देवू का सन S1, सन ऑफ S1, SS1, सन ऑफ SS1, SSS1। देवू, अब वही बताता हूं देवू क्या हुआ। देखो अब ये क्वेश्चन देवू क्या हुआ, देवू सबका कुछ ना कुछ है। देवू क्या हुआ, फादर ऑफ S1। देवू, देवू क्या हुआ, ग्रैंड फादर ऑफ SS1। देवू क्या हुआ, ग्रैंड फादर ऑफ SSS1। बोलो है ना। तो देवू किसी का पिता है, किसी का दादा है और किसी का परदादा है। बोलो है ना, अलग अलग रिश्तों में होंगे ना। S1 बेटे का पिता कहलाएगा, पोते का दादा कहलाएगा, परपोते का परदादा कहलाएगा। बोलो गॉट इट और नॉट। ठीक। नाउ प्रॉपर्टी जो है देवू की प्रॉपर्टी, ये सारे S1 SS1 और ये सारे रिश्ते कहाँ मेंशन किए गए, इनको डिपेंडेंट की श्रेणी माना गया है। 21 क्लॉज 4 में इन सबको डिपेंडेंट लिखा गया है, लेकिन कुछ कंडीशंस अटैच्ड हैं, कुछ कंडीशंस अटैच्ड है। देवू वो व्यक्ति है जो मर चुका है, तो ये सारे इसके रिलेटिव हुए। S1 SS1 और SSS1 ये उसके रिलेटिव्स हुए, उसके रिश्तेदार हुए। और रिश्ता क्या है, किसी का वो बाप लगता है, किसी का दादा लगता है और किसी का परदादा लगता है। तो ये लोग क्या कह रहे हैं, अपने पिताजी की संपत्ति से, अपने दादा की संपत्ति से, अपने परदादा की संपत्ति से मेंटेनेंस चाहते हैं। और बात चली गई है क्योंकि ये प्रॉपर्टी दे गए हैं चंद्रमुखी को, तो अब चंद्रमुखी के पास मामला पहुंच गया कि ये मेंटेनेंस क्लेम कर रहे हैं कि मैं देवू का बेटा हूं, मुझे मेंटेनेंस दो, मैं देवू का पोता हूं, मुझे मेंटेनेंस दो, मैं देवू का परपोता हूं, मुझे मेंटेनेंस दो। तो ये है सिचुएशन यहां पर, ये सही है। अब मान लीजिए सबसे नीचे वाली कैटेगरी को लेते हैं हम, SS1 को, परपोते को। तो जो परपोता है SS1, ये किसका परपोता है, देवू का। लेकिन बेटा किसका है, SS1 का। ठीक है, SS1 का बेटा है, सन है, और हिंदी में लिखता हूं पोता, आपको समझ में नहीं आता। सन किसका है, S1 का है। तो देवू का नंबर तो बाद में आएगा ना। पहले जो ये व्यक्ति है जो SS1 क्लेम कर रहा है प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस चाहिए, पहले तो सोचेंगे भाई परपोते महाराज पहले अपने पिताजी से मेंटेनेंस ले लो ना, मेरा नंबर तो बाद में आएगा। दादा का परदादा का नंबर कब आएगा, आप खुद सोचो। आपको पॉकेट मनी चाहिए, आप पहले किससे पॉकेट मनी क्लेम करोगे, अपने पिताजी से।
पिताजी मना कर देंगे तो फिर अपने दादाजी से बात करोगे, दादाजी मना कर देंगे तो परदादा से बात करोगे। अगर सीधे परदादा पे जाओगे तो क्या कहेंगे पहले कि पहले ये पता करो कहीं ऐसा तो नहीं है आपने पिताजी से ही मेंटेनेंस ले लिया हो, अपने दादा से ही मेंटेनेंस ले रहा हो और मुझसे ही मेंटेनेंस लेने आ गया। बोलो हाँ है ना, ये बात समझ में आई नहीं आपको, ये बताओ कैसा, इस तरीके से। तो इसी फॉर्मूले से दो फॉर्मूले हैं, एक तो ये देखा जाएगा कि माइनर है या नहीं है, कोई सा रिश्ता हो, जैसे मान लो बेटा है, अगर बेटा माइनर है तो उसको मेंटेनेंस मिल जाएगा, लेकिन पोता आ गया अगर, तो पोता माइनर है या नहीं है ये देखेंगे, और पोते ने अपने पिताजी या माताजी की संपत्ति से मेंटेनेंस ले लिया है या नहीं ले लिया, उसको अपने पिताजी अपने माताजी की प्रॉपर्टी से मेंटेनेंस मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा। अगर नहीं मिल रहा है तो फिर दादाजी की प्रॉपर्टी से लेने का हकदार होगा वो, और वहीं से मेंटेनेंस मिल रहा है, पूरा मिल रहा है, तो उसको फिर दादाजी की प्रॉपर्टी से मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। सेम रूल पर पोता का, यानी कि पहले हर एक व्यक्ति देखेगा कि उसको अपने पिताजी से माताजी की संपत्ति से मिल गया मेंटेनेंस, तो फिर वो डिपेंडेंट नहीं रहा, वहां से हटा दो, उनसे ही लो बस, मुझसे मत ना लो। फिर पिताजी से नहीं मिल रहा, दादाजी दादी जी, फिर परदादा परदादी का नंबर तब आएगा, उस तरीके से देखना पड़ेगा। तो माइनर होना चाहिए, और दूसरा ही इज नॉट एबल टू ऑब्टेन द मेंटेनेंस फ्रॉम हिज फादर, और जो भी केस मैंने सब बताया आप लोगों को अभी। अगर माइनर नहीं है फिर तो डिपेंडेंट ही नहीं माना जाएगा उसको। पहली शर्त ये है, पहली बात देखो, ये तो पहली शर्त है, सन के कैटेगरी में, सन हो या सन ऑफ प्री डिसीज सन हो, कोई भी हो, पहले ये कंडीशन सभी के साथ में कि ही एज लॉन्ग एज ही इज ए माइनर, जब तक वो माइनर है, यानी कि बेटा पोता या परपोता वो मेंटेनेंस तभी क्लेम कर पाएंगे एज ए डिपेंडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल माइनर की कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तो माइनर होने की कंडीशन तो पहली शर्त हो गई। दूसरा ये देखा जाएगा कि वो अपने माता पिता से की प्रॉपर्टी से या अपने दादा दादी की प्रॉपर्टी से मेंटेनेंस लेने में समर्थ है या नहीं। अगर वहां से मेंटेनेंस मिलता है तो नहीं मिलेगा, फिर वहां से नहीं मिलता है तो वो डिपेंडेंट की कैटेगरी में आएगा एज पर सेक्शन 21 क्लॉज 4। इतना इंटरेक्शन भाई इसी क्लास में पॉसिबल है। तो इसी पैटर्न में आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ कैटेगरी कौन सी है? हिज और हर अनमैरिड डॉटर, अविवाहित और अनमैरिड डॉटर ऑफ हिज प्रेडिजेशन। ये वही वाला रूल हो गया बस, ये है ना। तो अब आया डॉटर पर। अभी तक हमने क्या बात करी? सन 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 की बात चल रही थी, पोता बेटा पोता पर पोता की बात चल रही थी। अब आ जाइए बेटी पर, क्लॉज 5 आ रही है, बेटी पर बात आ रही है, पुत्री पर बात आ रही है। लेकिन यहाँ पर जो खास बात है उसको ध्यान से देखो, डोंट इग्नोर द वर्ड्स, बेरब की महिमा यही है। देखो ये है अनमैरिड डॉटर, है ना, अनमैरिड डॉटर, और फिर वही रूल बेटी पोती पर पोती। So long as she remains unmarried, please note down this is what? This is the difference. In case of son, it was so long he was minor, जब तक वो अल्पवयस्क था। और बेटी के केस में क्या देखा जाएगा? जब तक कि उसका विवाह नहीं हो जाता है। So long she remains unmarried, यानी कि अगर लड़की मेजर भी हो गई, 18 को क्रॉस करके 22, 23, 25 की भी हो गई, लेकिन उसकी शादी नहीं हुई है, देन शी कैन कंसिडर टू बी द डिपेंडेंट एज पर क्लॉज 5 ऑफ सेक्शन 21। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सन एंड द डॉटर। इन केस ऑफ सन he is considered to be dependent during minority only, but in case of unmarried daughter, she is considered to be dependent till she is married। जब तक अनमैरिड है she will remain the dependent। प्लीज yes or no, जल्दी बताइए। तो डिफरेंस समझ में आया आपको? बेटे का और अनमैरिड डॉटर के मामले में क्या होगा? माइनॉरिटी तक, सन के लेवल पर माइनॉरिटी तक, और बेटी के लेवल पर अनमैरिड बेटी के केस में जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। अब आ जाइए अगला प्रोविजो क्या है इसमें, वही सेम प्रोविजो वहां पर भी होगा,
कि केवल और केवल अगर वो अनमैरिड पोती है, अनमैरिड पर पोती है, तो अनमैरिड परपोती पोती के केस में और अनमैरिड परपोती के केस में, जैसा कि पोते और परपोते केस में देखा जाता कि अपने वो माता पिता की प्रॉपर्टी से मेंटेनेंस ले पा रहा है नहीं ले पा रहा, या फिर परपोती के केस में अपने पिताजी या अपने दादा दादी की संपत्ति से मेंटेनेंस ले पा रही है नहीं ले पा रही है, नहीं ले पाएगी तभी आप तक आएगी वो। तो जो नियम, बाकी के जो नियम हैं बेटे के और बेटी के संदर्भ में, पोता पोती परपोता परपोती के संबंध में बाकी नियम सेम है, केवल देखा जाएगा वहां पर ड्यूरिंग माइनॉरिटी डिपेंडेंट माना जाता है, और फीमेल के केस में ड्यूरिंग सो लॉन्ग एज शी रिमेन्स अनमैरिड माना जाता है। तो उन रूल्स को दोबारा समझाने का मतलब नहीं है, वो मैं समझा चुका। सिर्फ इतना ध्यान रखना है आप लोगों ने कि बेटा बेटी या पोता पोती परपोता परपोती में क्या अंतर है, केवल सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी एंड टिल मैरिज का अंतर है, बाकी सब सेम है। कर लेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आई नो दिस। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जज बनने के लिए? अपने से पूछना बस कि क्यों आप इर्रेगुलर हो जाते हो। आपकी हेल्प भगवान भी तभी करेगा जब आप खुद अपनी हेल्प करना चाहेंगे। तो बस लगातार पढ़ते रहिए, कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहिए, बस यकीन मानो आप 100% एक दिन जज बनोगे। यू कैन बिकम जज, बस आपको लगातार पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू, अलविदा। और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से ही। अभी शुरू करो दूसरा वीडियो, ज्यादा आलस्य नहीं करना हमने।